नमस्कार, आप सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ स्वागत है। आज हम लोग बिहार में जो वर्षों से पलायन हो रहा है और पलायन की स्थिति ये हो गई है कि ऑफिशियल डेटा के अनुसार जो पलायन है उसकी संख्या, मजदूरों की संख्या अगर मैं कहूँ तो लगभग 3 करोड़ है। और जो पंजीकृत डेटा है, जो ई श्रम पोर्टल है, उस पर लगभग बिहार से 3 करोड़ श्रमिक रजिस्टर्ड हैं जो देश के अन्य राज्यों में काम कर रहे हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उनकी मासिक आय 10,000 से भी कम है। लेकिन पलायन का एकमात्र कारण या एकमात्र स्वरूप मजदूरों का ही पलायन नहीं है, बल्कि शिक्षा के लिए भी यहाँ से बड़ी संख्या में छात्र पलायन कर रहे हैं। 10वीं और 12वीं की कक्षा के बाद देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों में, इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेजेस में या अन्य प्रोफेशनल कॉलेजेस में भी बिहार से बड़ी संख्या में युवा हर साल पलायन करने को मजबूर हैं। और दुख की बात यह भी है कि जो युवा पढ़ाई के लिए पलायन कर रहे हैं वो दोबारा लौट करके नौकरी या अन्य व्यवसाय के लिए भी बिहार नहीं आ रहे हैं। वो किसी भी फील्ड में नौकरी भी कर रहे हैं या अपना कोई व्यवसाय रोजगार भी कर रहे हैं तो बिहार से बाहर ही किसी राज्य में कर रहे हैं। बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में आप देखेंगे कि जितने कॉरपोरेट एम्प्लॉयज़ हैं उनमें एक बड़ी संख्या, एक बड़ा हिस्सा कह लीजिए बिहारियों का, बिहार के युवाओं का। और पलायन के बहुत सारे कारण हैं। यहाँ पर अच्छे शिक्षण संस्थानों का ना होना, यहाँ पे उद्योग धंधों का ना होना, यहाँ पे खेती का मुनाफे लायक ना होना, इसके अलावा सरकारी उदासीनता भी एक बहुत बड़ा कारण है पलायन का। आज इसी विषय वस्तु पर हम लोग प्रेस वार्ता में संबोधित कर रहे हैं। हमारे साथ श्री संजय ठाकुर जी, प्रदेश प्रवक्ता, और श्री वीरेंद्र राय जी, किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। ये सभी अपनी बात रखेंगे। संजय जी। साथियों, आपने हमारे प्रवक्ता अमित विक्रम जी को सुना। आज का विषय बिहार से मजदूरों का, लोगों का, धन का पलायन क्यों हो रहा है और इसके लिए जिम्मेदार बिहार की सरकार कैसे है, इसी विषय पर आप सबसे चर्चा हो रही है। पलायन हमारी नियति बन गई है। हमारे यहाँ न तो लघु उद्योग हैं, न बड़े उद्योग हैं, न शिक्षा की उन्नत व्यवस्था है। बेरोजगारी चरम पर है। रोजगार के संसाधन मुहैया कराने में सरकारें अभी तक विफल रही हैं। यही मूल कारण है पलायन का। इन्होंने ठीक कहा, खेती का व्यवसायीकरण नहीं हो रहा है। खेती से जो हम कैश क्रॉप की खेती नहीं कर पा रहे हैं सरकार के असहयोगात्मक रवैया के कारण। ये पलायन आज से नहीं चल रहा है। पहले की बात छोड़ दीजिए, मुगलों के सल्तनत के ज़माने की बात छोड़ दीजिए, अंग्रेज़ों के ज़माने की बात छोड़ दीजिए। पलायन तो मुगल के ज़माने से है। लेकिन जब हम आज़ाद हिंदुस्तान हुए और हमारी अपनी सरकार बनी, कांग्रेस की हुकूमत रही, उसने भी हमारे विकास, बिहार के विकास के लिए दोहरा मापदंड अपनाया और यह मानकर कि बिहार मजदूरी करने वाला ही प्रांत है। यहाँ अगर हम विकास करेंगे, यहाँ अगर हम औद्योगिकरण करेंगे, यहाँ अगर हम लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करेंगे तो देश के दूसरे हिस्सों में जो मजदूरों की आवश्यकता है कारखानों के लिए, खेती के कार्यों के लिए, अन्य कार्यों के लिए, उसका अभाव हो जाएगा। तो एक षड्यंत्र के रूप में उसने हमारे विकास को अवरुद्ध किया। फिर 15 साल तक लालू यादव, राबड़ी देवी जी की सरकार रही और 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार गठजोड़ की सरकार है। इन सरकारों ने उसी नियम को आगे बढ़ाते रहा, काम करता रहा। आपने देखा होगा हाल ही के दिन में 23 या 24 तारीख को प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने ट्रेन का उद्घाटन किया और कहा कि बिहार के मजदूरों को जाने के लिए, यहाँ से आने जाने के लिए बड़ी अच्छी सुविधा अब हो गई है। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी नीयत यही है कि बिहार मजदूर सप्लाई करने वाला राज्य बना रहे। ऐसी स्थिति में बिहार का
कायाकल्प होना कितना दुरूह है। इसीलिए हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी बार बार कहते हैं कि शिक्षा ही वो एक कुंजी है जिससे हम गरीबी से भी बाहर निकल सकते हैं, बेरोजगारी से भी बाहर निकल सकते हैं। आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने स्पष्ट किया है, हमारे जन सुराज की कार्य योजना में शामिल है कि हमारी जब हुकूमत काबिज होगी, हम तमाम बेरोजगार नौजवानों को, बेरोजगार लोगों को रोजी रोटी के लिए संसाधन मुहैया कराएंगे, और जो लोग पलायन करके दूसरे प्रदेशों में रोजी रोटी के लिए गए हुए हैं उन्हें वापस बुलाकर 1 वर्ष के अंदर अंदर यहाँ रोजगार का मौका मैसर कराएंगे। छात्र बाहर जाके पढ़ रहे हैं, जो पढ़ के इंजीनियर बन गए हैं, डॉक्टर बन गए हैं, दूसरे पेशे में हैं, वो भी बाहर ही जा कर के बंगलोर, गुड़गांव, दिल्ली और दूसरे प्रदेशों में जाकर नौकरी कर रहे हैं। ये हालात बने हुए हैं और इस हालात को सुधारने की दिशा में सरकार की कोई योजना नहीं है और न उसका कोई सरकार की मंशा है। दूसरी बात, आप CDR रेशियो की बात करते हैं, अर्थ का भी, मुद्रा का भी पलायन यहाँ से हो रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नियम है कि 70% कुल जमा धन का जो हमारी CDR है उसका 70% रुपया का विनियोजन उसी प्रदेश के कारोबार के लिए होगा। उस प्रदेश में लघु उद्योग स्थापित करने, बृहत उद्योग स्थापित करने, खेती के कार्य में, वाहन खरीदने, घर बनाने, तरह तरह का व्यवसाय आदि मदों में व्यय किए जाएंगे। और इसका चेयरमैन होता है मुख्यमंत्री उस प्रदेश का। आज तक 35% से अधिक उस राशि का दोहन हम नहीं कर पाए हैं, सदुपयोग नहीं कर पाए हैं। मतलब आप 20 वर्षों से अगर नीतीश जी के शासन का ही कैलकुलेशन कर लिया जाए तो अरबों खरब रुपया हमारा यहाँ से पलायित होकर के गुजरात, आंध्रा, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली आदि प्रदेशों में चले गए। वहाँ के उद्योगपति जो कारोबार कर रहे हैं उनको कर्ज दे रहा है बैंक, लेकिन हमारे यहाँ के लोगों को वह धनराशि नहीं दे रहा है। तो धन का भी पलायन हो रहा है, जिससे हमारी गरीबी बढ़ती जा रही है। और जन सुराज डंके की चोट पर कह रहा है कि जब हमारी हुकूमत आएगी हम इस व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन करेंगे, लोगों को रोजगार का मौका मैसर कराएंगे, लघु उद्योगों का जाल बिछाएंगे, बेरोजगारों को रोजगार का मौका मैसर कराएंगे, शिक्षा की उन्नत व्यवस्था कराएंगे जो विश्व स्तरीय हो। तब जाकर बिहार से पलायन रोके जा सकेंगे, बिहार से बेरोजगारी का खात्मा हो सकेगा और बिहार अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल बन सकेगा, उद्योग धंधों का जाल बिछेगा। अब मैं अनुरोध करूंगा, हमारे बीच सुधा सहकारी समिति के संस्थापक सदस्य रहे, हमारे बिहार किसान प्रकोष्ठ के प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र राय जी, सदैव से किसानों के लिए, मजदूरों के लिए संघर्ष करने वाले नेता, से अनुरोध करूंगा इस विषय पर अपनी राय दें। बिहार में जो पलायन का सवाल है, निश्चित रूप से हमारे अन्य वक्ताओं ने कहा, आज गांव में जब जाकर आप देखेंगे तो गांव में सिर्फ जो बूढ़ी महिलाएं हैं वो बच गई हैं रहने के लिए, और बूढ़े जो लोग हैं 60 वर्ष से ऊपर के उम्र के लोग वो बच गए। सारे जो युवक हैं, नए लोग हैं, उनका पलायन हो गया है और गांव में सिर्फ बूढ़ा बूढ़ी आज रह रहे हैं। ये स्थिति गांव का है। गांव में जब आप जाएंगे, कोई सभा, छोटी सभा, बड़ी सभा होती है, हम लोग जाते हैं तो देखते हैं सिर्फ बूढ़ा बूढ़ी ये नजर आते हैं। युवा और जो युवती है वो भी साथ में अपने पति के साथ जो मजदूरी करते हैं, रोजगार करते हैं, उनके साथ दूसरे राज्यों में पलायन कर गए हैं। और इस तरह से आज ठाकुर जी ने जो कहा, बिहार जो सप्लायर स्टेट है, उसका मुख्य कारण है कि बिहार जो कृषि पर आधारित राज्य है, कृषि आधारित उद्योग, एक रुई और सुई का कारखाना भी 35 साल में नहीं बैठा। कांग्रेसी हुकूमत से लेकर आज तक सारे चीनी मिल बैठ गए जो किसानों का रीढ़ था। आज किसान मजदूर हो गया। इस आज मजदूर का पलायन होने का मुख्य कारण है हमारी कृषि की जो व्यवस्था है बिहार की, बिल्कुल फेल कर गई।
आज भी कृषि क्षेत्र में 65 से 70% लोग रोजगार में लगे हैं। आने वाले दिनों में भी ऐसी संभावना है कि सबसे बड़ा रोजगार यदि दे सकता है तो कृषि दे सकता है, हमारी खेती दे सकता है, हमारा खेत दे सकता है। हम वही मजदूर में पलायन हो गए, हमारी खेती की व्यवस्था खत्म हो गई, हमारे खेतों को पानी नहीं मिला, हमें सही बीज नहीं मिला। आज हम 500 से 600 करोड़ का आंध्रा का मछली का उपयोग करते हैं, अंडा का उपयोग करते हैं। बिहार में भी अंडा और मछली बन सकता था, लेकिन सरकारों का इस पर कोई लगाव और इस पर कोई रुचि नहीं है, जिसके कारण गांव के लोग आज पलायन कर रहे हैं। हमारा पैसा 400-500 करोड़ बाहर जा रहा है। हमारे यहाँ दूध के उत्पादन से हम लगे हुए लोग हैं, हमारे यहाँ सरप्लस मिल्क है, लेकिन आज गुजरात का दूध, अमूल का दूध बिक रहा है बिहार में। और भैंस गाय पोसने वाले, दूहने वाले टकटकी लगा के देख रहे हैं, उनको कम कीमत में हम लोग सुधा के लोग खरीदते हैं और ज़्यादा कीमत में अमूल का दूध बिकता है। तो ये एक रोजगार जो छोटा सा गांव में था, जो भैंस गाय पोस के समाज का अंतिम आदमी भी जी लेता था, भैंस चरा के, गाय चरा के, बकरी चरा के जी लेता था, उसको भी खत्म करती जा रही है नीतीश कुमार की सरकार। और इन लोगों ने केंद्र से प्लानिंग बना है। देश के सभी दुग्ध संघों के लोग मुझको जानते हैं, वहां से प्लानिंग बना है। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश, यहाँ पर सिर्फ अमूल दिखाई दे, कोई भी डेयरी को नहीं जिंदा रहने दो, कोई भी अंडा का उद्योग नहीं चले, कोई भी लघु उद्योग नहीं चले। सब हम बाहर के उपभोक्ता राज्य बन गए। दूसरे राज्य का चीज हम खाते हैं, बेचते कम है, खाते ज्यादा, उपभोग ज्यादा करते हैं। ऐसी स्थिति में रोजगार की संभावना आज भी जो हमारा कृषि आधारित उद्योग है उससे ज्यादा मिलेगा। हमारी महिलाओं को छोटे छोटे लघु उद्योग से जोड़ा जा सकता है। आज प्लास्टिक का युग हो गया, हमारा दौरी बनाने वाला, रस्सी बांधने वाला, बनाने वाला लोग बेरोजगार हो गया। ये तमाम लोग बाहर जा रहे हैं, सारा मशीनरी का युग भी हो गया। ऐसी स्थिति में पलायन बढ़ते जा रहा है और ये हालत बिहार के 35-40 वर्षों में सबसे ज्यादा हुई है। आने वाला जो हुकूमत है, जनसुराज ने जो कहा है, निश्चित रूप से यदि उसको उतारा जाएगा जमीन पर और ये चीज यदि सरकार बनी और इसको लागू करेगी, हमारा बिहार में हो सकता है। आज बिहार को हम मिल्क लैंड बना सकते हैं। गुजरात की धरती सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करती है, लेकिन जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, बिहार के दूध में दुनिया के देश में नहीं। मैं 35-36 देश के डेयरियों को भी देखा है और कृषि को भी देखा है। ऐसा गुणवत्ता युक्त दूध कहीं है ही नहीं। आज हमारा बकरी का दूध, जिनको प्लेटलेट कम हो जाता है, जिनका खून नहीं बनता है, जिनका किडनी खराब हो गया, हार्ट खराब हो गया, उनको डॉक्टर लिखता है बकरी का दूध पीने का। बकरी का दूध का सबसे ज़्यादा फैट उसमें SNF है और उसको उपयोग करें। और बकरी के जो दूध है, अंतिम आदमी समाज का अंतिम पदान पर लोग जो बैठा हुआ है, गांव में जो महिलाएं बैठी है बेकार, नवयुवक बैठे हैं, बूढ़े बैठे हैं, ये उस उत्पादन में लगे हुए हैं। जो बकरी का मांस भी बिकता है और बकरी का दूध भी बिकता है। 500 रुपये लीटर बकरी का दूध आज है। यदि एक परिवार से 5 लीटर बकरी का दूध ही उत्पादन कर ले, आज औने पौने दाम में बकरी का दूध बिकता है। 100-150 में कोई खरीदार नहीं है। बकरी का दूध 500 रुपये लीटर यदि बिकने लगे और समाज का अंतिम आदमी को इससे रोजगार मिल जाए, तो बिहार के लोग क्यों पलायन करेंगे? यही तो जनसुराज और प्रशांत किशोर जी का कहना है कि हम बिहार में ही रोजगार पैदा करेंगे। और कृषि क्षेत्र को यदि सुधार दिया गया, हमारे खेत को पानी, समय पर सही बीज और समय पर हमारे उत्पादन को यदि खरीद ले, आज हरियाणा और पंजाब हमारे धान, गेहूं, मकई से करोड़पति अरबपति बन रहा है और हमारे लोग हरियाणा और पंजाब जाके गेहूं और धान की कटनी करते हैं। निश्चित रूप से आज भी रोजगार की सबसे बड़ी संभावना कृषि क्षेत्र में है। यदि कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाएगा, जिस तरह से रोजगार की संभावनाओं में जोड़ा गया है, हमारा जो 5 सूत्री मांग है उसमें ये भी है जनसुराज का कि किसानों को मजदूर जो मनरेगा से जोड़ने का, इससे उत्पादन बढ़ेगा। आज किसान के पास खेती है लेकिन बूढ़ा बूढ़ी बच गया है, बेटा तो चला गया काम करने, रोजगार के खोजने के लिए, और उसको जो सकता है उतना करता है, शेष भाग को छोड़ देता है। जो सहकारिता का मामला है, गेहूं हम उत्पादन कर ले, कोई खरीदार नहीं है।
हमें बिचौलिया ज़्यादा दाम दे रहा है। 2450 रुपया सरकार दे रही है और 2700 रुपया हमारे खेत से उठता है। गन्ना का जो बिल्कुल व्यापार खत्म हो गया, चीनी मिलें खत्म हो गई। 28 चीनी मिल थी, सबसे ज़्यादा रोजगार उसमें था। हमारा चीनी मिल पूरा बैठ गया। एक भी सरकारी चीनी मिल बिहार में चालू नहीं है। पहले लोग कहते थे कि 5 बीघा ऊख बा, कौन चीज़ के दुख बा। सारा चीज़ खेती और किसानी पर निर्भर है। इसलिए हम बिहार को आज भी मिल्क लैंड बना सकते हैं, फ्रूट लैंड बना सकते हैं, वेजिटेबल लैंड बना सकते हैं और रोजगार की गारंटी हम दे सकते हैं। तो कृषि और कृषि आधारित उद्योग से दे सकते हैं और पलायन को रोक सकते हैं। जो जन स्वराज की भावना है, प्रशांत किशोर का जो गांव में दौरा हुआ है, इन्होंने जो कहा है, निश्चित रूप से यदि सरकार बनेगी तो हम पलायन को रोक सकते हैं। कृषि आधारित उद्योग बैठाकर गांव को, बिहार को और किसानों की माली हालत को सुधार सकते हैं। धन्यवाद। जो है वो डिजिटल हो रहा है। मोदी जी कहते हैं कि ये भारत डिजिटल है। आपने कहा कि सही बात भी है कि लोग मटन खाना चाहते हैं लेकिन बकरी बकरा पालना नहीं चाहते हैं। लोग के जीवन जीने का तरीका भी बदला है। जो किसान खेती करते थे, उनके बच्चे जो हैं वो बाहर हैं, वो खेती करना नहीं चाहते हैं, ऐसे खेत पड़ा हुआ है। तो लोगों की सोच को जनसुराज कैसे बदलेगा आखिर? जो लोग नहीं करना चाह रहे हैं, जो लोग इस चीज़ में नहीं उतरना चाह रहे हैं, बाहर जाकर कमाना ही चाह रहे हैं। जिस तरह से इजराइल जैसा देश, छोटा देश है, क्वालिटी प्रोडक्शन करता है मैकेनाइज होके, यहाँ कौन सा मैकेनाइजेशन हुआ आज तक खेती में? सभी चीज़ों में तो डिजिटलाइजेशन हुआ, मैकेनाइजेशन हुआ। खेती में क्या हुआ? वही ट्रैक्टर, वही पुराना हल, वही बैल, वही लोग, वही बीज। जब समय आया तो खाद नहीं दीजिए, अच्छी बीज नहीं दीजिए, उत्पादन खोजिए, और उत्पादन हो गया तो इसका लाभ फैक्ट्री वाले को, पूंजीपतियों को मिलता है। किसान को कहाँ मिलता है? उत्पादन यदि बढ़ गया तो बोलता है कि इस बार तो मकई बहुत हुआ है, 2200 में मिलता है, गेहूं बहुत हुआ है, 1800 में मिलता है। ये हालत है और इस पर सरकार का कोई चिंतन और अध्ययन भी नहीं। क्या आपको नहीं लगता है कि बिहार के किसानों को परंपरागत खेती से अलग नकदी फसल में भी कुछ ट्राई करना चाहिए? नकदी फसल हम किस चीज़ का कर सकते हैं? सब्जी का करते हैं तो भेजफेड बना यहाँ सरकार का 1500 करोड़ का, 50 किसान का सब्जी नहीं गया और 1500 करोड़ रुपया 2 साल में खत्म हो गया भेजफेड में, वेजिटेबल के नाम पर। कहीं नहीं बना आइसरूम, कहीं नहीं बना उसका जो अमोनिया आधारित जो ठंडा करके सब्जी हम बेच सकते थे बाहर। कि हम तो बिहार के लोग हैं, मुर्गिए खा जाते हैं तो अंडा खाने का सवाल कहाँ उठता है? नीतीश जी ने कहा था कि हमारा लक्ष्य है कि हर हिंदुस्तानी की थाली में एक बिहारी व्यंजन जरूर है। तो क्या आपको लगता है कि मतलब उस प्रक्रिया में उन लोगों ने कोई कार्य किया या सफलता प्राप्त की? कौन सा बिहारी व्यंजन है जो जाता है बिहार के थाली में? बताइए आप ही लोग। हमारे नॉलेज में तो कोई ऐसा नहीं है। वही केला का सब्जी, मकई का रोटी, गाय का दूध, भैंसी का दूध। हम तो संजोर रहे हैं कि बकरी का दूध भी चले। और ये बताया ना, जो व्यवस्था जो की गई वो सरकार द्वारा, उनके अधिकारियों द्वारा लूट मार करके उस राशि का गबन कर लिया गया, खत्म कर दिया गया। जब तक यहाँ जो सब्जी उत्पादक लोग हैं, सब्जी को दिल्ली ले जाने का संसाधन सरकार की तरफ से नहीं मिलेगा। ट्रेन के माध्यम से, ट्रेन में ऐसे रूम बना के। एक तरफ सर कह रहे हैं कि अमूल और अन्य कंपनियां बिहार में आई तो बिहार के किसानों से ही तो दूध खरीद के लोग पैकेजिंग कर रहा है। तो बिहार के किसानों को तो फायदा हो रहा है कि 1-2 रुपए लीटर उनके आने से अधिक एक आइटम न हुआ बोला तो मैं एक ही आइटम की बात कर रहा हूँ। अमूल किस गांव से दूध खरीदता है उसको हमको बता दीजिए। कहीं नहीं खरीदता। वो पाउडर मिल्क लाते हैं, पाउडर के फॉर्म में हमारे यहाँ घोलते हैं, हमारे यहाँ पैक करते हैं और हमारे यहाँ बेचते हैं। कहीं किसान का नहीं खरीदते हैं, कहीं नहीं खरीदते हैं। हम लोग के गाँव में भी कोई काउंटर। उनका टोटल प्रचार वो सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार करता है। हमारे अब कैटना मॉडर्नाइजेशन किए डेयरियों को, जो 1987 में बना वही डेयरी आज भी है। अमूल ने चालू किया था तो बेगूसराय के किसानों से उनकी वार्ता हुई थी और वहां से खरीद बिक्री चालू। कहीं बेगूसराय में चालू नहीं है अमूल का, आप पता कर लीजिए। वीरेंद्र जी, मदर डेयरी अलग है। मदर डेयरी अलग है। मदर डेयरी इनके मोतिहारी में राधा मोहन सिंह का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो फ्रेंचाइजी चलाते हैं। वो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अंदर से। हाँ, वो है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि
बिहार के किसान गरीब हो रहे हैं, जैसा आपने कहा, यहाँ से बिचौलिए खरीद के ले जा रहे हैं। 2400 कुछ रुपया इस बार का सरकारी MSP रेट है, 2450। यहाँ कोई बिहार सरकार बोनस नहीं दे रही है। पंजाब सरकार 300 रुपया बोनस दे रही है। 2450 में ही नहीं खरीद रहे हैं, वो करीब 2700 रुपया दे रहे हैं। तो ये बीच के धंधे में कौन कौन से लोग शामिल हैं? इसमें सहकारिता विभाग का टोटल ऊपर से नीचे तक लोग शामिल हैं। जो 2450 में भी 100 रुपया मांगता है और किसान से 5 किलो ज़्यादा मांगता है, 105 किलो का क्विंटल मांगता है। मैं सहकारिता में भी रहा, पैक्स का अध्यक्ष रहा, व्यापार मंडल का अध्यक्ष रहा, बैंक का मुजफ्फरपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव का उपाध्यक्ष रहा और 35 साल मैं सुधा में लगा रहा। एक सवाल और है, आपने झारखंड और बिहार की बात की कि भाई यहाँ से हटा दो सुधा को और ये सब दूध अमूल का बिके, दूसरा बिके, लेकिन राजस्थान सरकार ने एक निर्णय लिया पिछली बार भाजपा के आने से पहले कि भाई हमारे यहाँ पहले हमारा प्रोडक्शन का दूध बिकेगा, उसके बाद बाहर वाले आके यहाँ दूध बिकेगा। क्या नीतीश कुमार ऐसा नहीं कर सकते थे अपने? करना चाहिए इनको, लेकिन नहीं करेंगे ना। वो मोदी और शाह जी के दबाव में, अमित शाह जी के दबाव में, उनके मर्जी पर है ये। एक नहीं किया, कर्नाटक के किसानों ने अभी किया MP चुनाव के समय। नंदिनी का जो दूध था उसने लड़ाई, वहाँ के किसान सड़क पर आए और अमूल को रोका गया। सरकार ने ऑर्डिनेंस किया, रात में बैठ के विधानसभा खोली और निर्णय लिया कि नहीं, नंदिनी का दूध ही बिकेगा, अमूल पर रोक लगाया जाए। बिहार में भी ऐसा हो सकता है और बिहार में एक दूध का उद्योग छोड़ के कोई नहीं चल रहा है। एक सहकारिता चल रही है तो दूध का सहकारिता चल रहा है, जिसको भी बंद करने की एक सवाल अमित जी से मेरा रहेगा। अमित जी, बिहार भाजपा जो है, बिहार के बाहर जो प्रवासी रह रहे हैं उनसे लगातार संपर्क कर रही है, उनको अपनी विचारधारा से प्रभावित करने का प्रयास कर रही है। जन स्वराज भी ऐसा ही कुछ कर रही है, तो मतलब क्या डिफरेंसेस क्या रह गया? देखिए, बिहार की भाजपा की जो सरकार है 20 वर्षों से सत्ता में। हम तो चाहते हैं कि वो मजदूरों के पास जाएं और प्रवासी बिहारियों के पास जाएं और पहले काम गिनाएं। उनको तो खुद में भाजपा की टीम को सोचना चाहिए, अगर उन्होंने पिछले 20 वर्षों में बिहार में काम किया होता तो आज 3 करोड़ अप्रवासी मजदूर रजिस्टर्ड जो हैं और अनरजिस्टर्ड के तौर पर ये संख्या दुगनी हो सकती है। और मैंने शुरू में ही कहा कि इनकी आय, मासिक आय 10,000 से कम है। ये जो मजदूर रजिस्टर्ड हैं, इनकी मासिक आय का भी डेटा है सरकार के पास, उनकी मासिक आय 10,000 से कम। तो भाजपा अगर जा रही है तो सबसे पहले उन मजदूरों को ये बताना चाहिए कि आखिर उनकी वह दुर्दशा क्यों है। हम तो जा रहे हैं, इस बात के साथ जा रहे हैं कि आपकी दुर्दशा किन लोगों की वजह से है, और उन लोगों की वजह से है जो पिछले 3-4 दशकों से बिहार में सत्ता में है। तो सत्ता पक्ष यदि जा रहा है तो वो आखिर किसको दोष देंगे? लालू जी के जंगल राज को दोष दे करके वो लोग कितने दिन तक बिहारियों को ठगेंगे, बिहार के मजदूरों को बेवकूफ़ बनाएंगे? लालू जी के जंगल राज के नाम पर 20 साल तो राज किया उन्होंने, अब अपनी उपलब्धि भी बतानी चाहिए। मजदूरों के लिए उन्होंने क्या व्यवस्था यहाँ बनाई है, या ठीक है अप्रवासी ही मजदूर हैं, अप्रवासी मजदूर के लिए उन्होंने क्या बेहतर कर दिया? चलिए, आपने बिहार में रोजगार नहीं दिया, लेकिन अप्रवासी मजदूर के लिए आपने क्या किया? क्या उनके लिए कोई बीमा पॉलिसी आप लेकर के आए? क्या उनके लिए कोई ग्रुप इंश्योरेंस लेकर आया? आप करते क्या है? स्पेशल ट्रेन। इनकी जो नीति बन रही है कि ये छठ पूजा, दुर्गा पूजा में चलाएंगे स्पेशल ट्रेन, देंगे सात्विक भोजन और भारत या सरकार या बिहार की सरकार का गुणगान करेंगे। तो ये स्पेशल ट्रेन देना और सात्विक भोजन कराना, ये उनकी मूलभूत ज़रूरत तो है नहीं। उनकी मूलभूत ज़रूरत है बिहार में रोजगार, या मान लीजिए जब तक आप रोजगार नहीं दे रहे हैं तो उनकी बेहतर जीवन के लिए, उनके बेहतर जीवन यापन की व्यवस्था के लिए, या उनके बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए भी कुछ किया होता। बिहार की सारी यूनिवर्सिटीज़ की क्या हालत है? मैंने कहा शिक्षा के लिए बहुत बड़ा पलायन होता है। आज की खबर आप लोग सब लोग जान रहे होंगे कि पटना यूनिवर्सिटी के BN कॉलेज में क्या हो रहा है? बमबाजी हो रही है, भरे क्लासरूम में बमबाजी हो रही है। ये पटना यूनिवर्सिटी जो ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहलाता था, वहाँ बम मारा जा रहा है। बताइए कौन परिवार अपने बाल बच्चे को ऐसे कॉलेज में भेजेगा जहाँ बमबाजी होती है, जहाँ हॉस्टल में मर्डर होता है? कुछ दिन पहले सैदपुर हॉस्टल में मर्डर हुआ है। तो ये स्थिति बना दी। जब पटना के यूनिवर्सिटी की हालत है, जो पटना का एकदम सेंट्रल लोकेटेड यूनिवर्सिटी है, तो दूर दराज में जो यूनिवर्सिटी है, मधेपुरा में, पूर्णिया में, भागलपुर में जो यूनिवर्सिटी, उनकी क्या हालत हो? तो शिक्षा की इन्होंने दुर्गति कर दी, उस वजह से पलायन है। बताएं ना छात्रों को क्यों यहाँ से मैट्रिक इंटर के बाद जाना पड़ता है दूसरे राज्य में पढ़ने के लिए? वो
बताएं। हम तो चाहते हैं कि वो अपना प्रोग्राम चलाएं, और हम तो मजदूरों से संपर्क कर रहे हैं, उनसे भी हम लोग अलग अलग शहरों में संपर्क स्थापित कर रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जा रहे हैं, हमारे कुछ जो वॉलंटियर्स हैं वहाँ, हमारे जो जनसुराजी हैं वो उनसे संपर्क कर रहे हैं। उनसे पहले ट्रेनिंग उनको दी जा रही सवाल पूछने की, कि जब कोई भाजपा जदयू का कार्यकर्ता नेता आपसे संपर्क करे तो उससे पूछिए कि 20 साल में आपने क्या किया, आपने क्या किया जो आज भी हम अपने घर लौट नहीं पा रहे हैं। हम इसी नरकीय जीवन को भोगने के लिए बेबस हैं, अपने घर परिवार पत्नी बच्चे माँ बाप से दूर मजदूरी करने के लिए बेबस हैं। आप जाकर के दिल्ली में देखिए, मैंने दिल्ली में देखा है, मेरे गांव के लड़के छोटी छोटी फैक्ट्रियों में काम करते हैं और 10 बाय 10 या 12 बाय 12 के कमरे में 12-12 लोग रहते हैं, 10-10 लड़के रहते हैं, शिफ्ट में सोते हैं, जगह नहीं है कमरों में सोने के लिए, 3 शिफ्ट में उनकी ड्यूटी होती है, उसी शिफ्ट के हिसाब से वो लोग सोते हैं। ये नरकीय स्थिति वो जी रहे हैं।